इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा है जेडी वैंस का विमान। आसिम मुनीर ने जेडी वैंस का स्वागत किया है। देखिए ये तस्वीरें इस्लामाबाद एयरपोर्ट की, जेडी वैंस के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीरें। स्वागत किया है आसिम मुनीर ने जेडी वैंस का। इससे पहले ईरानी डेलीगेशन जब पहुंचा था तब भी उनका स्वागत इसी तरह से किया गया था और अब इस्लामाबाद पहुंचने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का स्वागत किया है आसिम मुनीर ने। दूसरी तरफ ये जानकारी भी है कि ईरानी डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा है शहबाज शरीफ से और फिर जेडी वैंस भी पहुंचेंगे मुलाकात करने के लिए शहबाज शरीफ से। यानी दोनों डेलीगेशन मुलाकात करेंगे, फिर डेलीगेशंस की मुलाकात होगी और बातचीत आगे बढ़ेगी। इस्लामाबाद टॉक से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का विमान एस्कॉर्ट किया गया 5 फाइटर जेट्स के द्वारा पाकिस्तानी एयर स्पेस में और उसके बाद लैंड करने के बाद उनका स्वागत किया है आसिम मुनीर ने। देखिए ये विमान के पहुंचने के बाद की तस्वीर। इस्लामाबाद पहुंचे हैं जेडी वैंस और उसके बाद उनका देखिए स्वागत किया गया है। जेडी वैंस के पहुंचने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेडी वैंस का स्वागत किस तरह से किया गया उसकी तस्वीरें देखिए आप। जेडी वैंस को फूल देकर उनका स्वागत किया गया है और उसके बाद उनसे मुलाकात की है। तमाम लोगों ने रेड कार्पेट वेलकम जेडी वैंस के लिए। जेडी वैंस इसके बाद जाकर मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। आसिम मुनीर पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। जेडी वैंस से इस वक्त देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेडी वैंस के पहुंचने की तस्वीरें। जेडी वैंस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। दरअसल ये बड़ी कोशिश है कि जेडी वैंस यहाँ पर आए हैं, वो डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, अमेरिकी डेलीगेशन को, तो इसके ज़रिए एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी। क्या शांति वार्ता से कुछ निकल सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों का रुख बहुत सख्त है। नॉन नेगोशिएबल्स यानी वो मुद्दे जिन पर दोनों अपने अपने रुख को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और उन मुद्दों से पीछे हटने के लिए ना अमेरिका फिलहाल तैयार दिखाई दे रहा है, जो अमेरिका की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, और ना ईरान। ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या इस शांति वार्ता से कोई रास्ता निकलेगा या नहीं। आसिम मुनीर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। स्वागत किया गया है जेडी वैंस का। जेडी वैंस का विमान जब इस्लामाबाद के पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो 5 फाइटर जेट्स ने उनको एस्कॉर्ट किया और उसके बाद लैंड किया यहाँ विमान उनका, जिसके बाद अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। बातचीत से क्या रास्ता निकलता है ये देखना बहुत अहम होगा। ये देखिए ये तस्वीरें इस्लामाबाद में जेडी वैंस के स्वागत की। इसके बाद वो जाकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन देखिए बहुत अहम ये भी कि दोनों बार, तब भी जब ईरानियन डेलीगेशन यहाँ पहुँचा और अब जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस यहाँ पर पहुँचे हैं, स्वागत करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। इसाक डार और आसिम मुनीर ने स्वागत किया है। आसिम मुनीर ने ही स्वागत किया था ईरानी डेलीगेशन का भी, यानी दोनों डेलीगेशंस का स्वागत करने के लिए आसिम मुनीर पहुँचे थे। जेडी वैंस का स्वागत भी उन्होंने ही किया है और ईरानी डेलीगेशन का स्वागत भी उन्होंने किया। ईरानी डेलीगेशन से कल शहबाज शरीफ की मुलाकात भी नहीं हुई थी, आज मुलाकात होगी। हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता इजराइल से, उनसे बात करते हैं। मनीष, एक बहुत अहम बात ये कि दोनों डेलीगेशन जब पहुंचे, अभी जब जेडी वैंस यहाँ पहुंचे हैं तो जेडी वैंस का स्वागत भी इसाक डार और आसिम मुनीर ने किया है। आसिम मुनीर पहुंचे स्वागत करने के लिए और तब जब ईरानी डेलीगेशन पहुंचा था तो भी आसिम मुनीर स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। तो दरअसल सबसे अहम फैक्टर इस पूरी इस्लामाबाद टॉक्स का क्या आसिम मुनीर हैं और शहबाज शरीफ सिर्फ चेहरा हैं? देखिए ये बात तो सही है कि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ही इस पूरे कवायद में असल भूमिका निभा रहे हैं और इसीलिए दोनों डेलीगेशन का वो स्वागत कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो व्यवहारिक तौर पर वो शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकत रख रहे हैं, लेकिन मुनीर साहब ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री जी उनसे ऊपर है, इसीलिए स्वागत करने के लिए वो पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट पर और दोनों ही डेलीगेशन बारी बारी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलेगा
लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से भी देखिए तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नंबर 2 पर आते हैं, जबकि ईरान के स्पीकर जो पावर श्रृंखला में अगर देखें, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर और मौजूदा लोग बचे रहते तो शायद वो चौथे 5वें नंबर पर आ रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिकी डेलीगेशन सीनियरिटी के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से ज्यादा सीनियर पोजीशन पर है। इसके बाद भी ये उम्मीद करना कि बातचीत के दरमियान दोनों अलग अलग कमरे में बैठे रहेंगे, जेडी वेंस किसी कमरे में बैठकर किसी पाकिस्तानी मैसेंजर द्वारा लिखे हुए नोट को पढ़कर फिर उसका जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टीवी 9 के पास जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक जेडी वेंस का इंतजार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ईरान का डेलीगेशन कर रहा है, और जैसे ही ये अब पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, इनकी पहले मुलाकात होगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, जो बहुत एक औपचारिक प्रोटोकॉल है। जब भी आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलता है, तो पहले उनकी मुलाकात होगी शहबाज शरीफ से, और उसके बाद सीधी बातचीत होगी ईरानी संसद के स्पीकर से, गलीबाफ साहब से, जो कि ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच में सीधी बातचीत होगी, ये टीवी 9 के पास पुख्ता खबर है। जो दूसरी बात है कि इस सीधी बातचीत में जेडी वेंस सीधे बहुत डायरेक्ट मैसेज देने वाले हैं ईरानियन डेलीगेशन को कि अमेरिका क्या चाहता है, क्यों चाहता है ऐसा। ठीक है, बिल्कुल, तो डायरेक्ट मैसेज होगा। जाहिर सी बात है अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस और वो पहुंच रहे हैं बातचीत के लिए, तो सीधी बातचीत भी होगी जैसे कि मनीष बता रहे हैं। लेकिन एक बड़ा डेलीगेशन ईरान लेकर पहुंचा है, तो ईरान का मकसद क्या है? क्या लंबी खिंच सकती है बातचीत? डोनाल्ड ट्रंप का जो पेशेंस लेवल है वो दुनिया जानती है कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो कितना लंबी ये बातचीत चल सकती है? इस बीच एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में ईरान और अमेरिका में वार्ता होगी। इस्लामाबाद में होनी है वार्ता। इस्लामाबाद वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सीज फायर के बाद पहली बार ये बातचीत हो रही है। तो सीज फायर की कुछ शर्तों पर बातचीत हुई थी और उसके बाद सीज फायर लागू किया गया था। अब बातचीत हो रही है सीज फायर घोषित होने के बाद पहली बार। तो देखिए, जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचने की, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की। विटकॉफ और जारेड कुशनर भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। यानी अब पूरा अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। इसके बाद जेडी वेंस जाकर मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। जेडी वेंस का स्वागत करने के लिए इसहाक डार और आसिम मुनीर पहुंचे थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसिम मुनीर ने ही ईरानी डेलीगेशन का भी स्वागत किया था। मुलाकात करेंगे जेडी वेंस शहबाज शरीफ से और उसके बाद वार्ता की शुरुआत होगी। वार्ता की शुरुआत होने के बाद क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बाहल जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी मौजूद हैं। अशमिंदर सिंह जी, देखिए, ये जो हो रहा है अभी, ये तमाम औपचारिकताएं हैं। असल मुद्दा है वार्ता, और वार्ता के लिए दोनों पक्ष फिलहाल जो रुख सामने रख रहे हैं उसमें कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं, अमेरिका के लिए भी, और ईरान भी कह रहा है कि ये नॉन नेगोशिएबल हैं। पहले तो वार्ता में अपर हैंड किसका है, कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने सुमेरा जी कि किसकी स्थिति बेहतर है। ये कहना कि दोनों इस समय चाहते हैं, यानी कि अमेरिका भी चाहता है, ईरान भी चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए परमानेंटली, लेकिन अमेरिका जो चाहता है उसके बीच में जो ट्रंप के ऊपर प्रेशर है अमेरिकन डोमेस्टिक पब्लिक का, जहां पे वो 35% से गिर के 27% उसकी अप्रूवल रेटिंग आ गई है, और जिस हिसाब से अगर युद्ध खिंचता है तो सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप को होगा और अमेरिका की साख को होगा, और खासकर रिपब्लिकन पार्टी को होगा। ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम ऐसा आए कि उनकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी का कुछ समय के लिए पतन हो गया था। तो नुकसान ज्यादा ट्रंप का होगा, चाहे मिलिटरली उनके ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा अचीव हुए हैं, मिलिटरली उन्होंने डिग्रेड ज्यादा किया हो, लेकिन साथ में कहें स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ईरान के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं, जैसे कि वॉर को खींचना, जैसे कि मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल एंड तक करते रहना, जैसे कि उन्होंने अभी तक कहीं पे भी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल नहीं छोड़ा है, जैसे कि आज भी IRGC कंट्रोल कर रहा है कौन सी शिप वहां से जाती है कौन सी नहीं जाती। तो अगर एज देखा जाए तो एज इस समय ईरान के पास है, लेकिन दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे हैं। अगर कोई भी पीस वार्ता को आगे जाना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज जो चाहिए वो होगा एजेंडा सेटिंग और कॉमन ग्राउंड ढूंढना, और सबसे पहले पाकिस्तान का जो रोल
जिसमें फैसिलिटेटर का आएगा उसका यही रहेगा कि कैसे वो एजेंडा सेट करता है, कैसे इनडायरेक्ट टॉक्स के अंदर पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढता है ताकि बाद में डायरेक्ट टॉक्स हो सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ईरान को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी अपनी उस पोजीशन से जो अभी जिस पर दोनों मौजूद हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम यहां से नीचे नहीं आने वाले हैं, उससे कुछ नीचे आना होगा तभी बातचीत सफल हो सकती है। लेकिन डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि ईरान को लेकर कुछ कंसेशंस अमेरिका दे दे, जैसे वो अपनी फ्रीज संपत्तियों को कह रहे हैं कि भाई उस पे से आप अपना जो फ्रीज है वो हटा दें, या फिर वो जो प्रतिबंध लगाए गए थे, सेकेंडरी सैंक्शंस हैं, प्राइमरी सैंक्शंस हैं, उसको लेकर कोई पहल करे, और इस तरह की जो कोशिशें हैं उसके बाद कोई रास्ता निकल सके जिन मुद्दों पर अमेरिका चाहता है कि ईरान तैयार हो। देखिए सुमेरा जी, ये जिस वक्त ये वार्ता हो रही इस्लामाबाद में, तो सबसे पहले तो वार्ता कराने वाले पर लोगों को बड़ा संदेह है। लेकिन ये प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन करा रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो दोनों ताकतें हैं, मैं इसलिए कहता हूँ ताकतें क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है 40 दिनों में क्योंकि संदीप जी देखिए, पाकिस्तान का रोल इस वक्त तो फैसिलिटेटर का ही है ना, मतलब उन्होंने एक जगह मुहैया कराई है और वो यहाँ का, और जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो मनीष भी हमें बता रहे थे कि जेडी वैंस आ रहे हैं और अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, तो डेलीगेशन आमने सामने बात करेंगे, यानी वो सीधे अपना संदेश देंगे ईरानी डेलीगेशन को, उसमें मीडिएटर्स नहीं होंगे कि वो किसी के जरिए अपना संदेश भिजवाएं। जी देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि एक वेन्यू पाकिस्तान ने दिया है और बस उसका रोल यहां तक ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों पक्ष, मैं अभी जो अपनी बात कह रहा था कि दोनों ताकतें इसलिए कहता हूं ईरान को क्योंकि 40 दिनों में ईरान ने साबित कर दिया है कि 27 फरवरी नहीं है। देखिए, ये बात तो पहले भी ईरान कह रहा था कि बात टेबल पर कर लिए जाए, जिनेवा पर उस समय बात हो रही थी, इस बात को ओमान कर रहा था आगे, लेकिन जो दम्भ था, अहंकार था अमेरिका का, वो 40 दिनों में चूर चूर हो गया। इसलिए मुझे पूरी संभावना है कि यहाँ पर जो यूएसए जो है, अमेरिका जो है, जेडी वेंस के नेतृत्व में कहीं ना कहीं एक लचीला रुख अपनाएगा, क्योंकि उसको बात मानना पड़ेगा ईरान में, क्योंकि यदि यहाँ से टॉक फेल होती है तो फिर आने वाले दिनों में कहीं भी कोई स्पेस स्कोप नहीं बचता है कि दोनों में कहीं डायलॉग का स्पेस बचे। तो मुझे लगता है कि जो हार्डकोर डिमांड्स दोनों तरफ से, जैसे कि स्टेट ऑफ हार्मुज, इसने तो गिफ्ट में दे दिया ईरान को अमेरिका ने, अपनी इस कृत्य से, अपने इस आक्रामकता से ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मुज जो सीधे सीधे सबके लिए दुनिया में खुला था, सेफ पैसेज था, एनर्जी का डिस्ट्रप्शन नहीं था। लेकिन जैसे कि रूस ने कहा, पुतिन ने कहा है कि देखिए स्टेट ऑफ हार्मुज इज ए काइंड ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट टू ईरान के लिए तो सबसे बड़ा जो उसका इन्वेस्ट इन यूरेनियम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कौन, स्टेट ऑफ हार्मुज। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी हमने देखना होगा कि दोनों पक्ष टेबल पर कितने कंप्रोमाइज्ड माइंड से बैठते हैं, और यदि ऐसा है दोनों तैयार हैं। देखिए, ईरान हो चाहे अमेरिका, दोनों चाहते हैं कि एग्जिट हो, लेकिन ईरान ने खोया बहुत है अपना, जो राष्ट्र सब कुछ खो चुका, लीडरशिप खो चुका है, बच्चे मारे गए वहां पर। तो मुझे लगता है वो इस इतना जल्दी, और वहां की आईआरजी यानी वो अपनी शर्तों को लेकर कि जितना उसको इस वक्त जितना उस पर हमले किए गए हैं और जिसको उसने झेला है, उसके बाद वो चाहेगा कि वो कुछ सब्सटैंटिव यहां से लेकर निकले। शहबाज से मिलेगा ईरानी प्रतिनिधिमंडल, अब्बास अरागची और कालिबाफ के नेतृत्व में मुलाकात होगी डेलीगेशन की। अमेरिकी डेलीगेशन भी आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा, यानी दोनों डेलीगेशन मुलाकात करेंगे। ईरानियन डेलीगेशन भी मुलाकात करेगा शहबाज शरीफ से, और उसके बाद अमेरिकी डेलीगेशन भी मुलाकात करेगा, और फिर वार्ता की शुरुआत होगी। देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की, तब जबकि ईरानी डेलीगेशन पहुंचा, आसिम मुनीर स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, उनका भी ये तस्वीरें आसिम मुनीर के साथ ईरानी डेलीगेशन की, अब्बास अरागची, कालिबाफ को आप देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसाक डार भी मौजूद थे, और इसी तरह से इसाक डार और आसिम मुनीर स्वागत करने के लिए पहुंचे, जेडी वैंस का भी। मनीष, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ईरान की और इस बात की कि उसने 40 दिन तक इस युद्ध को, जो उस पर हमले हो रहे थे उनको, वो उसने झेला और वो खड़ा रहा, अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता का इस्तेमाल करता रहा। जो अशविंदर जी भी कह रहे थे कि बहुत से जो अहम टारगेट्स थे ईरान के उसने हासिल किए हैं। तो क्या ईरान अब यहाँ से इस बातचीत से बहुत कुछ हासिल करना चाहेगा? वो जो ये पोजीशन है जिससे वो बहुत कुछ जो पिछले इतने सालों के दौरान उस पर सैंक्शंस लगे हैं या उसकी संपत्तियाँ फ्रीज हुई हैं, उन सब में वो चाहेगा कि उसे कोई राहत मिले, और क्या उस पक्ष में कुछ उसे राहत मिल सकती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है? देखिए, इसको किस रूप में देख सकते हैं आप कि 40 दिन की जंग के बाद ईरान ने सरवाइव किया है।
यानी कि अमेरिका और इजराइल की पूरी ताकत का उसने मजबूती के साथ सामना किया और अच्छी लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप ये देखें कि ईरान ने हासिल क्या किया है, तो ईरान ने दुनिया की प्रतिष्ठा हासिल की है। ईरान ने ये दिखाया है कि सुपर पावर के साथ लड़ा जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत उसने बहुत बड़ी अदा की है। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, ईरान की लीडरशिप चाहे वो मिलिट्री हो पॉलिटिकल हो, उसमें बड़े पैमाने पर लोग सफाया हो चुके हैं। 15,000 के करीब बम गिरे हैं, उसकी वजह से ईरान में काफ़ी नुकसान पहुंचा है और उसके मिलिट्री एसेट्स को काफ़ी डैमेज हुआ है, चाहे वो एयरफोर्स हो या चाहे नेवी हो। ठीक है, ट्रंप की बात कहते हैं वो कि हमने 100% ख़त्म कर लिया, 100% नहीं 50% ही, लेकिन ईरान ने पिछले 10, 20, 25 सालों में जो कुछ हासिल किया था उसको इतना नुकसान पहुंचा है कि अगले 10-20 साल फिर लगेंगे वो मुकाम पाने में। लेकिन अब ईरान का लक्ष्य क्या है? ईरान का लक्ष्य है कि यहां से ये युद्ध किसी तरह से टल जाए, ये युद्ध आगे ना हो, क्योंकि इस वक्त भी अमेरिका ने अपनी सेना नहीं पीछे हटाई है। कुल मिलाकर कनपट्टी पर बंदूक रखने वाली बात है। जिस जेडी वेंस की हम चर्चा कर रहे हैं, याद करिए जब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग को, उस समय जेडी वेंस ही कितने अग्रेसिव हो गए थे। तो इस वक्त भी जेडी वेंस इसलिए नहीं जा रहे कि वो ईरान की शर्तों पर बात करने जा रहे हैं। जेडी वेंस सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी अमेरिकी जनता को यह बताना है कि देखो जी, हम लड़ाई नहीं चाहते थे, वो तो ईरान ऐसा कैरेक्टर है कि हमको लड़ना पड़ा था। तो वो बस उस पॉलिटिकल नैरेटिव को अपने पक्ष में करने के लिए जा रहे हैं। मनीष, देखिए बार-बार ये कहा जा रहा था, तो देखिए ईरान बार-बार ये भी कहा जा रहा था जब युद्ध की शुरुआत हुई कि डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कार्यकाल है और इसके बाद वो तो राष्ट्रपति नहीं बनने वाले हैं, लेकिन जेडी वैंस का भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, उनका करियर है आगे, और इस युद्ध ने जेडी वैंस के करियर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो जेडी वैंस क्या यहां पहुंचकर कोई रास्ता निकालकर अपने उस भविष्य के करियर को बचा सकते हैं या नहीं, ये भी एक चर्चा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं को हुआ था उस रुख से जिसमें कि युद्ध में चले गए थे डोनाल्ड ट्रंप। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी भी मौजूद हैं और हमारे साथ सज्जाद अजहर पीरजादा भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पूर्णिमा जी, बार बार ये बात हो रही है कि अमेरिका ने अपनी फोर्सेस वहां मौजूद रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम युद्ध से देखिए पीछे नहीं हटे हैं, और ज्यादा सर्वनाश हम कर देंगे। वो और मरीन्स को भेज रहे हैं और ज्यादा तैनाती बढ़ा रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या किसी भी सूरत में अमेरिका वापस चाहेगा कि युद्ध हो, या वो हर सूरत में चाहेंगे कि यहां से कोई रास्ता निकले? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात ये कि क्वेश्चन ये कि अमेरिका युद्ध चाहता है कि नहीं चाहता है। मैं आपको एक बात सीधा सीधा कहती हूँ, अगर अमेरिका ये युद्ध जीत जाते तो जेडी वांस पाकिस्तान नहीं जाते डिस्कशन करने के लिए। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खोया है, ना उन्होंने अमेरिकन्स की राय ली, ना उन्होंने कांग्रेस की राय ली, ना उन्होंने अपने एलाइज की राय ली, ना उन्होंने नेटो के राय ली। ये धमकी और धमकी के ऊपर उन्होंने ये अपने ऊपर चलाया है और कॉन्स्टेंटली ही केप्ट सेइंग वी वॉन, आई वॉन। ये रोज कह रहे थे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिया। ही हैजंट वन, ही हैजंट गॉट एन सिंगल थिंग। वो जून में अगर उन्होंने सच कहा था लास्ट जून में कि वो न्यूक्लियर वेपन ऑब्लिटरेट किए, तो इस बार किस लिए उन्होंने फिर से बॉम्बिंग किया निगोशिएशन की तरफ से? देखिए, अभी जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स करंटली हैज, मैं अगर बैठी रहती कोई लीडरशिप पोजीशन में ईरान की, मैं ये बातचीत में हाँ बिल्कुल नहीं करती, बिकॉज देयर इज नो ट्रस्ट हियर। देयर इज नो ट्रस्ट दैट प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट गोइंग टू डिसीव। अब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को देख लीजिए, दोनों बिजनेसमैन हैं, एक फैमिली मेंबर एक फ्रेंड है। अब जिसको भेजा है, हमारी वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, वो ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट, ही वाज एन एंटी ट्रम्पर। Even in his first term of President Trump was an anti-Trumper. वो कैसे VP बन गए किसी को नहीं पता। पीटर थिल कैसे सीन में आगे। पूर्णिमा जी, आप कह रहे हैं कि अमेरिका में बहुत सकारात्मक रुख लोगों का नहीं है, लोग नहीं चाहते थे पहले भी कि किसी तरह का युद्ध हो, खासतौर पर ट्रंप के समर्थक, और अभी भी नहीं चाहते हैं कि वापस इस तरह की स्थिति पैदा हो जहां से अमेरिका के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाए या उन्हें बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारने पड़े। वो स्थिति अमेरिका में लोग नहीं चाहते हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ शुमाइला सिद्दीकी जुड़ गई हैं पाकिस्तान से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर पहले आपको बता देते हैं। शांति वार्ता से पहले ईरान ने शर्तें रखी हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने 2 अहम शर्तें रखी हैं।
ईरान का कहना है कि इसके बिना बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। पहली बात यह है कि ईरान का कहना है कि जो फ्रीज संपत्ति है ईरान की, उन्हें बहाल किया जाए। और दूसरी अहम शर्त यह है कि लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर लागू हो। बातचीत से पहले ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ईरान का ये कहना है। यानी ये दो अहम शर्तें हैं बातचीत की शुरुआत के लिए। और फिर जब बातचीत होगी उसमें वो तमाम अहम मुद्दे हैं जो ईरान सामने रखेगा। ईरान का जो डेलीगेशन है वो एक बड़ा डेलीगेशन है, 71 लोगों के डेलीगेशन के साथ पहुंचा है ईरान। यानी हर मुद्दे पर बात करना चाहता है ईरान और चाहता है कि यहाँ से कुछ सकारात्मक वो लेकर वापस जाए। तो देखिए क्या है ईरान की जो शर्त है, उसमें पहली शर्त यह है कि ईरान की जो फ्रीज संपत्ति है उसे बहाल कर दिया जाए। लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर लागू हो, ये एक अहम शर्त है। अमेरिका युद्ध के नुकसान का ईरान को मुआवजा दे, क्योंकि ईरान को इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी फौज की वापसी हो, ये भी एक शर्त है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करने की गारंटी दी जाए। गारंटी क्या दी जा सकती है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल होगा, ये भी ईरान की एक शर्त है। और ईरान को परमाणु संवर्धन का अधिकार मिले, सिविलियन यूज के लिए ईरान का ये कहना है कि ये उसका अधिकार है कि वो संवर्धन करे। ईरान से सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, यानी जो प्राइमरी सैंक्शंस हैं उन प्राइमरी सैंक्शंस को हटा दिया जाए। सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव को समाप्त किया जाए, यानी यूएन सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव सामने रखे गए हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। IAEA के सभी प्रस्तावों को भी खारिज किया जाए। ये 10 शर्तें थी जो ईरान ने सामने रखी थी। और उसके बाद बातचीत के बारे में अब कहा जा रहा है कि पहले डेलीगेशंस मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ से दोनों, और फिर बातचीत की शुरुआत होगी। हमारे साथ शुमाइला सिद्दीकी जुड़ी हुई है पाकिस्तान से। शुमाइला जी, ये जो बातचीत शुरू हो रही है इसमें ये भी बहुत अहमियत रखता है कि किस तरह से दोनों के बीच एक कॉमन ग्राउंड ढूंढा जाए और वहां से बातचीत आगे हो। पाकिस्तान में इसको लेकर क्या चर्चा है? पाकिस्तान क्या रोल निभा सकता है उस कॉमन ग्राउंड को तलाशने में? जी अभी तो देखें, बातचीत शुरू होगी, मुज़ाकरात शुरू होंगे। ये मुमकिन है कि हो सकता है कि दोनों की मुज़ाकरात की किसी भी किस्म की फुटेज सामने ना आए और हो सकता है सामने आ जाए। दोनों आमने सामने बैठ के बात करते हैं, या पाकिस्तान एक सालिसी का, एक मीडिएटर का किरदार अदा करता है। कुछ चीजें जो हैं वो जब तक फाइनली दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो जाते तो उससे कबल वक्त कहना गलत होगा कि वो ये शर्तें रख रहा है, वो शर्तें रख रहा है। वो तो जब मुज़ाकरात शुरू होंगे और उसका इख्तिताम अल्लाह करे कि बहुत अच्छा हो। हमारे इस खित्ते के लिए इस वक्त बहुत सख्त जरूरी है ये अमन, क्योंकि अगर ये तीसरी जंग की तरफ हम चले जाते, जंग अजीम की तरफ, तो इस वक्त ना सिर्फ ईरान को नुकसान था बल्कि पूरे हमारे इस खित्ते को नुकसान था। पाकिस्तान को, इंडिया को और आसपास जितने भी मुल्का मुमालिक है उन सबको इसका एक नुकसान होना था। शुमाइला जी, एक और अहम सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि पहली कड़ी हो पाकिस्तान में क्या चर्चा है, किस तरह से ये डेलीगेशन यहाँ आए और इस्लामाबाद टॉक्स आगे बढ़े, इसमें किसकी सबसे अहम भूमिका रही है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इस वक्त मैं खुद इस्लामाबाद में बैठी हूँ और जिस तरह से एक खुशी की फिजा है कि अल्लाह करे कि ये जंग के मुज़ाकरात जो हैं वो मजबूत हो। जैसे जेडी वेंस ने भी कहा निकलने से पहले भी कि मैं इसको मजबूत जो है इख्तिताम पे होता जाता देख रहा हूँ, जहाँ पे तो एक बात हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इस वक्त इस जंग में बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। अमेरिका ने जिस तरह से, और उनके लिए भी बहुत मुमकिन नहीं होगा कि वो बार बार इन मुज़ाकरात को करें और इतनी दूर से आए और उनका वफद आके यहाँ बैठे। हो सकता है अगली दफा कहीं और पे बैठना हो, कहीं और हो, और मुज़ाकरात कंटिन्यू चलते रहें। पाकिस्तान इसको बहुत पॉजिटिव देख रहा है और पाकिस्तान की पूरी काविश है इस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर की, आसिम मुनीर साहब की, कोई रास्ता निकले, कोशिश है यहाँ से कोई रास्ता निकले। कामयाब बिल्कुल जी, पूरी दुनिया यही देखना चाहती है कि कोई रास्ता निकले और युद्ध की ब्रिंक से, उस जगह से जहाँ से वापस आए हैं दोनों देश, वहाँ वापस ना पहुंचे या उससे आगे ना बढ़े। हमारे साथ इस बीच जैक जुड़ गए, हमारे साथ गुलाम अब्बास साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के पत्रकार, उनसे भी बात करेंगे। गुलाम अब्बास आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जैक हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व IDF अधिकारी हैं, तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हैं। जैक, एक बड़ा अहम सवाल ये कि नेतन्याहू या इजराइल यहाँ नहीं है इस बातचीत में, अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है, लेकिन इजराइल की मौजूदगी है, इजराइल की जो शर्तें हैं या इजराइल का जो पक्ष है उसकी मौजूदगी है। तो इजराइल
के लिए क्या नॉन नेगोशिएबल है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लेबनान पर हमले करना बंद करें, लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाए, ईरान ने ये भी शर्त रखी है। किस तरह से इजराइल देख रहा है इस पूरी बातचीत को? क्या उसके मुताबिक होना चाहिए जिससे कि इजराइल जो कहता रहा है कि उसकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा वो हो पाए? नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी बिग हेलो टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड एवरीवेयर इन इंडिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग ऑफ दैट इज वैलिड, ओनली बिकॉज ये पहली बात तो वो सीज फायर में उन्होंने कहा कि उन्होंने लेबनान को इंक्लूड किया है, लेबनान को इंक्लूड नहीं किया। और वॉर के पहले भी लेबनान से टेररिस्ट हमारे इजराइल के जो नजदीकी लोग रहते हैं वहां पर उन्होंने टेररिस्ट भेजे हैं, और पहले से ही इजराइल और लेबनान की ये जंग जारी थी, लेकिन इतनी भारी भरकम में चालू नहीं थी। लेकिन अभी इस सीज फायर में इन्होंने जो लेबनान को भी जोड़ दिया, तो ये कल गाजा को भी जोड़ देंगे, बोलेंगे चलो ठीक है सीज फायर में आप गाजा को भी जोड़ दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात। सेकंड थिंग, इजराइल, आई डोंट नो अबाउट अमेरिका, बट इजराइल हैज नॉट अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेजिम चेंज। ओके, रेजिम चेंज अगर चेंज नहीं भी होती है तो भी न्यूक्लियर वेपन कोई हिसाब से ईरान कैन नॉट हैव द न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ये वही पाकिस्तान है जो हर दिन धमकी देते रहता है कि हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे ऊपर उसने अटैक किया तो हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये एक बात है दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो जैक, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव जो इजराइल का था, जो उनका उद्देश्य था, वो हासिल नहीं कर पाए हैं, वो उसको उन्होंने हासिल नहीं किया है। अगर हासिल नहीं किया है 50% तक कर पाए हैं। पहली बात तो रेजिम चेंज, एक बात मैं आपको साफ बता देता हूं, रेजिम चेंज नहीं भी हो, ऐसा एक नॉर्मल आदमी आना चाहिए जो ये सोचे कि मुझे इस देश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 57 मुस्लिम कंट्रीज है, 57 अरब कंट्रीज है, उसमें एक है इजराइल। वो एक इजराइल जूइश कंट्री को सिर्फ सब इन लोगों को प्रॉब्लम है। जो समझदार थे वो समझदार इजराइल के साथ जुड़ गए। फॉर एग्जांपल दुबई, फॉर एग्जांपल सऊदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इजराइल के साथ, रिलेशंस अच्छे हो रहे थे, वही टाइम पे 7 अक्टूबर का ये प्रॉब्लम हो गया। जैक, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर इजराइल ने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए हैं, जो उसके अहम ऑब्जेक्टिव्स थे, रजीम चेंज भी नहीं हुआ है, चेंज होने से हुआ क्या है, एक और यंगर खामेनेई वहां पर आ गए हैं, तो मतलब बदला तो कुछ नहीं है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो नहीं बदला है, लोग नहीं बदले हैं, उनकी सोच नहीं बदली है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं बदली है, तो वो उसे आप रजीम चेंज नहीं कह सकते हैं। तो रजीम चेंज तो नहीं हुआ है, जो बाकी आपके उद्देश्य थे वो हासिल नहीं हुए हैं, तो अब इजराइल के पास क्या विकल्प है? और अमेरिका इस युद्ध को नहीं चाहता है आगे। ये ऑब्वियसली यस, अगर ईरान के जितने भी शर्तें रखी हुई हैं, ऑल ऑफ द 10 शर्तें बिल्कुल वैलिड नहीं है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें इससे कोई हल निकलने वाला है। कोई हल आपके मुताबिक फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी शर्त नहीं है जो इजराइल को स्वीकार्य हो, इजराइल उसे स्वीकार नहीं करेगा। गुलाम अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। गुलाम अब्बास साहब, लेकिन पाकिस्तान में जो बात हो रही है उस पर आपसे बात करेंगे, उससे पहले एक और बड़ी खबर बता देते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर संदेह है, लेबनान का मुद्दा बनेगा क्या सबसे बड़ी बाधा? लेबनान में सीज फायर नहीं चाहता है इजराइल, हॉर्मूज और यूरेनियम संवर्धन को लेकर भी संकट है, युद्ध के हट जाने को लेकर भी अटक सकती है डील। यानी वो तमाम अहम मुद्दे जो ईरान की तरफ से सामने रखे गए हैं, उनमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई राय बनना मुश्किल है। तो लेबनान पर क्या मुद्दा अटक जाएगा? लेबनान पर क्या बातचीत अटक जाएगी? क्या और तमाम मुद्दे, चाहे वो यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा हो, उस पर बातचीत अटक जाएगी? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर स्पेन ने बयान दिया है, लेबनान को गाजा न बनने दें। लेबनान में गाजा जैसी तबाही हो रही है, यानी जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं वो गाजा जैसी तबाही की तरफ इशारा करते हैं, और अब दुनिया को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो लेबनान को एक और गाजा न बनने दे। ये स्पेन का रुख है। तो लेबनान में सीज फायर, क्या ईरान का मकसद क्या है इसके जरिए? देखिए, बड़ी बात यह है कि समर्थित मिलिशिया यहाँ पर है, हिजबुल्लाह पर हमले रुकें, ये चाहता है ईरान। इसके अलावा लगातार हमलों से हिजबुल्लाह की ताकत कमज़ोर हो रही है। हिजबुल्लाह के खात्मे से ईरान पर सुरक्षा खतरा बढ़ेगा।
क्योंकि इजराइल पर एक तरह का दबाव हिजबुल्लाह की वजह से लगातार बना रहता है। लेबनान की आंतरिक राजनीति में पकड़ कमज़ोर हो जाएगी ईरान की अगर हिजबुल्लाह कमज़ोर होता है। हिजबुल्लाह ख़त्म होता है तो ईरान को क्षेत्रीय नेटवर्क टूटने का डर भी है। लेबनान और यमन पर हमले रुकवाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है ईरान। ये संदेश देना चाहता है कि उसके जो प्रॉक्सी हैं, उसके साथ जो मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को भी वो सुनिश्चित कर सकता है, उसको इंश्योर कर सकता है। हमारे साथ गुलाम अब्बास मौजूद हैं। पाकिस्तान में लेकिन क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। गुलाम अब्बास साहब, एक अहम तस्वीर, आसिम मुनीर स्वागत करने के लिए पहुंचे दोनों डेलीगेशन का। आसिम मुनीर और इसाक डार ने स्वागत किया, ईरानी डेलीगेशन का भी, जेडी वैंस का भी। आसिम मुनीर ही हैं क्या सबसे अहम किरदार इस पूरे इस्लामाबाद टॉक्स के पीछे? आपका माइक म्यूट है गुलाम, अगर आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे तो आप। सॉरी जी, कैन यू हेयर मी? जी जी बहुत शुक्रिया सुमेरा। पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिल्कुल बहुत अहम रोल है इनका इस पूरे प्रोसेस में। और ये आज जो इस्लामाबाद में ईरान और यूएस के डेलीगेशंस बैठ रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने, उसमें अगर जो एक बंदे का मेन रोल की बात की जाए तो वो आसिम मुनीर ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनसे बहुत ज्यादा राब्ते में थे और अमेरिका में इस वक्त जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है आसिम मुनीर पे। और यही वजह है कि जब इसराइल ने लेबनान पर सीज फायर अनाउंस होने के बाद अटैक किया तो आसिम मुनीर ही थे जिन्होंने दोबारा फोन किया ईरान की लीडरशिप को और उनको कायल किया कि आप रिटेलिएट ना करें, जिसकी वजह से उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई कि आप रिटेलिएट ना करें फिलहाल और सीज फायर और पीस को टाइम दें, उसकी वजह से हमने रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन आज अगर इस्लामाबाद की बात करें, देखिए ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों कंट्रीज इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहली दफा अमेरिकन और ईरानीज इतना बड़ा डेलीगेशन एक दूसरे के आमने सामने बैठने वाला है। हमें इस चीज को जहन में रखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर जेडी वैंस और अमेरिका का इतना बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, जब आप देख रहे हैं विजुअल्स में, जब पाकिस्तान आ भी चुका है और अब मुज़ाकरात भी हो रहा है, तो हमें इस मुज़ाकरात को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुज़ाकरात अब किस रुख जाएंगे। ये डेलीगेशन भी चाहेगा कि वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाए, और वो जो लेके जाना चाहेगा वो पीस के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त, आप ये देखें कि ईरान वार के बाद इसराइल की तरफ से जो वार शुरू हुई, उसके बाद अमेरिका उसके साथ आया, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में एक डिवीजन हमने देखी है। आज भी वेटिकन और वाशिंगटन में जो डिस्टेंस है वो कितना बढ़ता जा रहा है, आज पूरी दुनिया में जो डिस्टेंस है वो कितना बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कामयाबी इतनी है कि अगर आज ये दोनों डेलीगेशन आमने सामने बैठकर बातचीत शुरू करते हैं, वही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यानी यहाँ से उम्मीद की जानी चाहिए, पूरी दुनिया को उम्मीद भी है ये कि शांति का रास्ता ही निकले। लेकिन एक और तस्वीर, हम क्योंकि बात कर रहे थे और गुलाम अब्बास से मैंने पूछा भी सवाल आसिम मुनीर के रोल का, रोल तो ठीक, लेकिन देखिए हम दो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कल रात जब वो स्वागत करने के लिए पहुंचे थे ईरानी डेलीगेशन का, तो वो अपने फटीक्स में थे, यानी आर्मी यूनिफॉर्म में थे, और आज जब वो स्वागत करने के लिए पहुंचे तो वो सूट में थे, फॉर्मल अटायर में थे। ये जो दोनों पक्ष हैं उनके, इसका क्या मतलब है? पहले अश्विंदर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी और उसके बाद फिर मनीष मैं आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। अश्विंदर जी, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आसिम मुनीर ही वो जनरल थे जिन्होंने कॉल किया था ट्रंप को। तो वार्ता जो ये शुरू हो रही थी मीडिएशन की, तो उसमें सबसे ज्यादा इनिशिएटिव खुद आसिम मुनीर ने लिया है। लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कभी भी जनरल्स फॉरेन रिलेशंस में इंटरवीन नहीं करते जितना आसिम मुनीर कर रहे हैं। तो लेकिन मनीष, जो उनका अटायर बदला, उस क्योंकि डिप्लोमेसी में तो हर बात के अहमियत है, किस तरह से वो ईरानी डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए पहुंचे, किस तरह से वो जेडी वैंस का स्वागत करने के लिए पहुंचे, दोनों में अंतर था। इस अंतर का संदेश क्या है? बिल्कुल, देखिए यही पाकिस्तान के दो चेहरे हैं कि एक वर्दी वाला जनरल मुनीर जाकर ईरान से मिलता है और सूट बूट पहनकर जनरल मुनीर जो है सो जेडी वेंस से मिलते हैं। याद है आपको, जेडी वेंस ने कहा था यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि आप सूट पहन के क्यों नहीं आए हैं? बस वही वाली बात है कि यहाँ जनरल मुनीर बता रहे हैं कि मेरे पास सूट है। देखिए सीधी सी बात है, किसी ईरानी व्यक्ति से भी पूछिए कि क्या वो पाकिस्तान पर अभी भरोसा कर रहा है, या पाकिस्तान क्या अमेरिका के कहे बगैर या अमेरिका से पूछे बगैर कुछ यहाँ पर
करने की स्थिति में है। तो हर किसी को पता है, ये ईरानी डेलीगेशन का बड़प्पन है कि उनको ये पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के ही हाँ में हाँ मिलाएगा, उसी के हिसाब से चलेगा। तब भी ईरानी डेलीगेशन ने ये रिस्क लिया कि वो पाकिस्तान की सरजमी पर पहुंचे हैं। आज की तारीख में अगर जेडी वेंस कह दें कि ये डेलीगेशन के लोगों को वापस नहीं जाने देना है, तो आपको लग रहा है कि जनरल मुनीर मना कर पाएंगे? और दूसरी बात आप देखिए, जेडी वेंस जैसे ही विमान से उतरते हैं और जनरल मुनीर सूट पहनकर वहां उनसे वेलकम करने जाते हैं, दोनों के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, किस तरह से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जेडी वेंस मास्टर की तरह उनको हिदायत दे रहे हैं और वो बड़े खुश होकर सारी बातें मान रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब शहबाज शरीफ को कह रहे थे व्हाइट हाउस में चलो उठ जाओ, तो वो उठ गए थे, बैठ जाओ तो बैठ गए थे। वही ठीक स्थिति यहाँ पर है। तो दरअसल अमेरिका के लिए पाकिस्तान इस वक्त वो फैसिलिटेट कर रहा है जो अमेरिका ने कहा था। यही इस वॉर की हकीकत है। और जो दूसरी बात है कि जब नेगोशिएशन के टेबल पर दोनों आएंगे तो देखिए सबसे बड़ा चेंज क्या है, सबसे बड़ा चेंज है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। मैं दोनों का पक्ष लूंगी, गुलाम साहब के पास ज्यादा जानकारी है। मैं लूंगी, दोनों का पक्ष लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल की करीब 1 बजे मुलाकात होगी, शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी ईरानी प्रतिनिधिमंडल की दोपहर करीब 1 बजे। ईरानी टीम ने सेना प्रमुख से कल बातचीत की थी, जो कल रात हुई थी, दोनों के बीच मुलाकात और बातचीत। तब जब आसिम मुनीर स्वागत करने के लिए पहुंचे थे ईरानी डेलीगेशन का, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात तब नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री से उनकी आज मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के आसपास तो डेलीगेशन की मुलाकात शहबाज शरीफ से होगी और उसके बाद जेडी वांस की भी मुलाकात होगी शहबाज शरीफ से। लेकिन वार्ता से पहले ईरान को ट्रंप ने धमकी दी है, यानी ट्रंप अपने जो स्टाइल है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जो वो कहते हैं, उससे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वार्ता के लिए ईरान जिंदा है, ये कहा है ट्रंप ने, यानी ईरान के ये तमाम नेता जिंदा इसीलिए ताकि वो वार्ता कर सके। ईरान के पास कोई विकल्प है नहीं, ये कहना है ट्रंप का। और वार्ता के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें 1-2 दिन चल सकती है शांति वार्ता, यानी बहुत जल्दी कुछ हो पाए इस वार्ता से। आज ही कुछ खबर निकलकर सामने आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये वार्ता 1 या 2 दिन चल सकती है, क्योंकि आज दोपहर कम से कम 1-2 बजे तक तो ये मुलाकात होने ही वाली है और उसके बाद वार्ता की शुरुआत होगी। बड़े डेलीगेशन लेकर पहुंचे हैं दोनों जो डेलीगेशंस हैं। जो ईरानी डेलीगेशन है उसमें लगभग 71 लोग हैं, जिसमें मीडिया और तमाम और जो सेगमेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो विभाग हैं, उनके लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत कुछ बातचीत है करने के लिए। हमारे साथ गुलाम अब्बास भी बने हुए हैं। गुलाम अब्बास साहब, ये जो कहा जा रहा है कि बातचीत से बहुत, वैसे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह का रुख है, जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, जो पोजीशन अभी ली है दोनों ने, वहाँ से नीचे आना और कोई रास्ता निकालना एक बहुत मुश्किल काम है। क्या बहुत जल्द कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं देख रहे हैं? और ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन या लंबी चल सकती है ये जो टॉक्स है, ये इस्लामाबाद टॉक्स। जी सुमेरा, बिल्कुल। मैं एक तो ये बता दूं कि ये टॉक्स चलेंगी कैसे। पहले ये नहीं होगा कि अभी जैसे जेडी वैंस पहुंचे हैं तो इनको जाके ईरानी डेलीगेशन के सामने बिठा दिया जाएगा। पहले ईरानी डेलीगेशन आज प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करेगा, पाकिस्तानी उसमें डेलीगेशन में प्राइम मिनिस्टर के साथ फॉरेन मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। उसके बाद ईरानी डेलीगेशन के बाद अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करेगा, पाकिस्तानी डेलीगेशन से मीटिंग करेगा और उसके बाद जो दोनों के पॉइंटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ पाकिस्तान शेयर करेगा मीडिएशन के बाद। उसके बाद वो स्टेज आएगा कि जब दोनों कंट्रीज के डेलीगेशन पाकिस्तान की प्रेजेंस में एक दूसरे के सामने बैठेंगे। और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि ये लंबी चल सकती है, बिल्कुल। अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ती है और सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है तो उसके बाद आखिरी स्टेज ये होगा कि जब ईरानीज और अमेरिकन अकेले एक दूसरे के सामने बैठेंगे और मामला को तय करेंगे। जो नकात है, जो पॉइंट्स हैं ईरान के, आप खुद बता रही है कि 70 मेंबर्स का डेलीगेशन है, इसमें एनर्जी के भी हैं, इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के, एजुकेशन सेक्टर। तो यानी लंबी इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर इसीलिए आया है कि वो चाहता है कि हर मुद्दे पर बात हो। अब जब बात हो ही रही है तो सभी पक्षों पर बातचीत हो जानी चाहिए। लेकिन पूर्णिमा जी, डोनाल्ड ट्रंप को जितना हम देख चुके हैं, बहुत पेशेंस नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को। वो बहुत जल्द चाहेंगे कि नतीजा निकले। और आज उन्होंने जो अभी बयान भी दिया है, जो उनका आखिरी बयान हम सुनवा रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। तो वो बहुत जल्दी में है। ईरानी डेलीगेशन तो बहुत लंबा डेलीगेशन लेकर पहुंचा है, वो बहुत आराम से बातचीत करना चाहते हैं और हर मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। तो क्या होगा यहाँ से? लेटेस्ट जो बयान आया उसमें उन्होंने एक्चुअली थ्रेटन किया है फिनिशिंग द वॉर अगर ये पीस टॉक फेल हुआ है।
ये लेटेस्ट है उनका। ये जो कांस्टेंट थ्रेटनिंग, बुलिंग, टेरराइजिंग सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करके रखी है, कोई भी सेन पार्टी इसमें निगोशिएट नहीं कर सकता। और इनकी जो जल्दी है, देर इज बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक प्रेशर। यहाँ पे इलेक्शन आने वाली है, वी आर लूजिंग, आवर पार्टी इज लूजिंग लेफ्ट एंड राइट लिटरली। और जो भी थोड़ा बहुत आशा था रिपब्लिकन पार्टी की, वो भी खत्म होते जा रहा है कॉन्स्टेंटली। और इनकी जो ये इंसल्टिंग सिर्फ ग्लोबल लीडर की नहीं है, internally also he does that. Latest one is Tucker Carlson and Marjorie Taylor Greene and also Alex Jones. इनको literally losers बोल के, लो IQ people, stupid people बोल के ऐसे इस तरह का social post लिख रहे हैं। And I'm ashamed that he is my president. I'm ashamed that I have actually voted for him. और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। भले ही वो रुख दुनिया के सामने ये रखें कि वो किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार हैं, वो ट्रिगर पर उंगली है, वो तो खैर ईरान का डेलीगेशन, ईरान की जो सेना है वो कह रही है। लेकिन संदीप जी, क्या यहाँ से रास्ता हो सकता है फिर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है। देखिए सुमेरा जी, जिस दिन से सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके बाद से मैं अभी तक लगातार एक बात पर टिका हुआ हूँ कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप ये बात आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो दोनों तरह की जो मांगे बहुत ही अव्यवहारिक मांगे। अमेरिका की जो डिमांड है बहुत वो प्रैक्टिकल नहीं है, जो ईरान की मांग वो प्रैक्टिकल नहीं है। दोनों की मांगे ऐसे है कि जो जीरो सम गेम को बताती है कि मतलब वो होना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब होना ही नहीं तो ये हो क्यों रहा है, ये समझने वाली बात है। ये इसलिए कि जो अभी थ्रेटनिंग ट्रंप ने दिया है कि ईरान फिर से तैयार रहे अपने खात्मा के लिए, ये ट्रंप एक्चुअली वो बोलते बोलते इतना बोल ज़्यादा गए हैं, सिविलाइजेशनल नस्ट वाली जो बात कह गए हैं कि 1.5 घंटा बचा था, सिर्फ 1 आवर 30 मिनट्स के पहले उन्होंने कहा था कि मुनीर भाई मुझे बचा लो। पाकिस्तान से फ़ोन किया कि मुझे तो बचाओ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बात कह दिया हूँ, सिविलाइजेशनल नष्ट करने की बात कह दिया हूँ, अब मेरे पास चांस नहीं दूसरे स्टेटमेंट देने के लिए। तो वहाँ से निकलने के लिए, थोड़ा सा पॉज लेने के लिए ये कवायद है, अदरवाइज यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपके चैनल से फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि न तो ईरान न तो अमेरिका, दोनों की जो मांगे हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल की है ही नहीं है। ईरान कहता है कि लेबनान पर, मतलब आपके मुताबिक यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, ये सिर्फ एक फेस सेविंग है, क्योंकि जहां पर वो खड़े थे युद्ध में वहां से पीछे हटने की जरूरत थी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वार्ता के बीच CNN के हवाले से बड़ी खबर आई है। CNN का ये कहना है, एक रिपोर्ट CNN ने सामने रखी है, कहा है कि ईरान को हथियार भेजने की तैयारी में है चीन कर रहा है हथियार भेजने की प्लानिंग। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये बड़ी जानकारी सामने आई है, CNN ने इसे रिपोर्ट किया है। CNN का कहना है कि चीन और हथियार दे सकता है या हथियार पहुंचा सकता है ईरान को, ईरान की ताकत को और मजबूत कर सकता है। तो मुश्तबा का कंधा, क्या जिनपिंग के हथियार होंगे? खबर क्या है और इसके मायने क्या हैं, दोनों आइए आपको बताते हैं। खबर यह है कि ईरान को हथियार भेजेगा चीन, CNN ये रिपोर्ट कर रहा है। इसके दरअसल मायने क्या है कि अमेरिका को और ज्यादा सीधी चुनौती देने की स्थिति में फिर ईरान होगा। एयर डिफेंस सिस्टम देगा चीन, जिसकी कमी है ईरान के पास और उसकी वजह से उसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसके मायने ये हैं कि ईरान की हवाई सुरक्षा मजबूत हो जाएगी और जो हवाई हमले अभी तक हो रहे थे इजराइल और अमेरिका द्वारा, उससे वो लड़ पाएंगे। मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भी कर सकता है चीन, ये कहा जा रहा है। फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम होते हैं, तो जो एयर डोमिनेंस था इजराइल और अमेरिका के पास, उसको चुनौती फिर ईरान दे सकता है। तीसरे देश के रास्ते सप्लाई संभव है, यानी सीधे सप्लाई न कर तीसरे देश के रास्ते सप्लाई की जाए, ऐसा संभव है। इसके मायने ये हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को चकमा देने का दरअसल उद्देश्य है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है उनके बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश है। वार्ता विफल होने पर ईरान पर हमला संभव है, इस वजह से वो हथियार जुटाने की बात कर रहा है। ईरान का रक्षा कवच मजबूत हो जाएगा इन हथियारों के जरिए, अगर चीन उसे ये हथियार देता है तो। अमेरिका को शक है कि F-15 को चीन के डिफेंस सिस्टम से ही मार गिराया गया था। जिस तरह से F-15 को गिराया गया, उसमें अमेरिका को शक यह है कि इसके लिए चीन के डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। दोनों के रिश्तों में कड़वाहट भी आ सकती है, इसके ये भी बड़े मायने, यानी चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट आ सकती है। बड़ी बात क्या है कि अमेरिका के प्रभाव को कम करना चीन का लगातार मकसद है।
चीन की ताकत को कम करना डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा मकसद है। बड़ी बात यह भी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका विरोधी मोर्चे को इसकी वजह से मजबूती मिलेगी और ये चीन की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है और इस वजह से भी चीन ऐसा कर सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के सरकारी टीवी ने एक दावा किया है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत का समय तय नहीं है। रखी गई शर्तों पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही तय किया जाएगा समय, यानी डेलीगेशन पहुंच चुके हैं। लेकिन ईरान का जो स्टेट टीवी है वो ये कह रहा है कि अभी कोई समय तय नहीं है। जो हमने पहले शर्तें रखी हैं, यानी प्री कंडीशंस टू टॉक्स, बातचीत शुरू होने के लिए जो प्री कंडीशन है, जब वो पूरी हो जाएंगी तो समय तय किया जाएगा। अभी हम ये बात कर रहे थे कि ये जो डेलीगेशन टॉक्स हैं वो लंबी चल सकती हैं और अभी ईरान ये कह रहा है कि बातचीत भी होगी या नहीं, समय क्या होगा ये भी तब तय होगा जब प्री कंडीशंस को पूरा कर दिया जाएगा। मनीष, ये बड़ा सवाल है। ईरानी टीवी तो ये कह रहा है, यानी ईरान अब बहुत सख्ती के साथ अपने रुख को सामने रख रहा है। क्या यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, क्या कोई इस तरह की स्थिति भी बन सकती है कि बातचीत ना हो, और फिर अगर ऐसा होगा तो फिर अमेरिका के लिए ये कितनी बड़ी फजीहत है? देखिए, चूंकि हमारे साथ पाकिस्तान के दो गेस्ट हैं तो मैं इस बात को कहूंगा कि पाकिस्तान में कुछ खाना तो बहुत अच्छा मिलता है, लाहौर और कराची में भी बिरयानी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईरानी डेलीगेशन वहाँ खाना खाने गए हैं। ईरान की तरफ से जो ये दावा किया जा रहा है कि नहीं, पहले प्री कंडीशन मेट किए जाएंगे उसके बाद तब हम बातचीत करेंगे, तो ईरान के संसद के स्पीकर और इतना बड़ा भारी भरकम डेलीगेशन इसके लिए नहीं गया कि वहाँ जाकर जब उन्हें मैसेज दिया जाएगा। देखिए, ईरान ने अब तक दो मामले में समझौता कर लिया है और अब वो तीसरा समझौता करने जा रहे हैं। और मैं पहले बता दूं कि तीसरा समझौता क्या है। जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई थे तो उन्होंने कहा था कि कभी भी अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करना, लेकिन आज वो भी होने वाली है। इससे पहले ईरान ने दो और मामले में समझौता कर लिया है। 3 दिन पहले तक ईरान कह रहे थे कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, हमको अस्थायी समाधान चाहिए। रूस और यूक्रेन में लगातार रूस यही बात कह रहा है। रूस ने आज तक सीज फायर नहीं किया, लेकिन ईरान ने सीज फायर के लिए सहमति दी, अस्थायी समाधान और अमेरिका द्वारा हमले की गारंटी नहीं मिलने के बाद भी। दूसरा समझौता, ईरान की तरफ से कहा गया था कि लेबनान पर अगर अटैक होगा तो हम बातचीत नहीं करेंगे। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं उस वक्त भी इजरायली एयरफोर्स अटैक कर रही है। कल के हमले में 28 लोग मारे गए हैं लेबनान में। 3 दिन पहले के हमले में 350 लोग मारे गए थे और आज जो हमला किया गया है उसके डिटेल आना अभी बाकी है। तो लेबनान में तो हमला चल ही रहा है, तब भी तो वहाँ पर डेलीगेशन गई हुई है। तो मेरा मानना है कि डेलीगेशन वहाँ बातचीत के लिए गई है, ना कि ये कहने के लिए कि हमारी शर्तें मानेंगे तब हम बातचीत शुरू करेंगे, तब तक जरा हम इस्लामाबाद के पार्क में घूमते हैं। तो कहा यही जाता है कि ईरान हमेशा से पब्लिकली बहुत हार्ड स्टैंड दिखाती है, लेकिन कमरे के अंदर वो बहुत सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ती है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं मनीष, इस बीच स्ट्रेटेजिक एक और बड़ी खबर बता देते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज में माइंस नहीं ढूंढ पा रहा है ईरान। हॉर्मुज खोलने के दावे को लेकर यह खबर सामने आई है। ईरान ने कहा है कि जो माइंस हैं उसे हटाने की क्षमता उसके पास नहीं है, ढूंढ नहीं पा रहा है और इस वजह से हॉर्मुज पूरी तरह से जहाज़ों के लिए खुला नहीं है। इस वजह से अभी बंदर अब्बास से होकर ही जहाज़ों को गुजरना पड़ रहा है, संख्या उनकी कम गुजर रही है। हॉर्मुज क्योंकि खुलना है उसको लेकर ये ईरान की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। हॉर्मुज पर टेंशन में है दुनिया। बारूदी सुरंगों की वजह से हॉर्मुज को खोलने में दिक्कत सामने आ रही है। हॉर्मुज में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगें नहीं मिल रही हैं। कुछ बारूदी सुरंगें सही जगह की पहचान किए बिना बिछाई गई थी। अन्य बारूदी सुरंगें अपनी असली जगह से बहकर दूर चली गई हैं। सही उपकरणों के अभाव में बारूदी सुरंगों को हटाने में अब मुश्किल आ रही है। IRGC ने हॉर्मुज में बेतरतीब ढंग से बारूदी सुरंगें बिछाई। अमेरिका के पास भी बारूदी सुरंगों को हटाने की पूरी क्षमता है नहीं। बारूदी सुरंगों को हटाना उन्हें बिछाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। लेकिन इस्लामाबाद में क्या हो रहा है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। वहां से हर पल की जानकारी आपको देंगे, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।